Hmm. Hello everyone. In our last class, we had discussed about uh, several topics related to the animal genetics and breeding. Some were the economic characters. We had studied for many species, and after that, we had covered the selection portion. What is selection? What is selection differential? What is response to the selection? Response to the selection mean with the generation or with the year, how much we are gaining per selection. So that is the response. And with that, we had covered about the generation interval and what are the basic aspects for selection. Uh, मतलब क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए रिस्पांस बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए ओके तो आई थिंक आप लोगों को उसके बारे में थोड़ा आइडिया है तो उसी चीज में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं our today's topic is construction of the selection index ओके जब भी हमने किसी एनिमल की सिलेक्शन करनी है तो दैट सिलेक्शन इज मेनली बेस्ड ऑन द सर्टेन कैरेक्टर्स ओके जैसे मैंने कल भी आपको एक एग्जांपल दी थी कि we have to select certain students from the class on the basis of mm, for just I'm just giving an example on the basis of their hair color okay we are selecting the students from our class जिन जिन के ब्राउन कलर्ड हेयर ब्लैक सबके हैं जिन जिन के ब्राउन कलर हेयर हैं तो उनको हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो जो हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर है नाउ इट इज द ब्राउन कलर ओके तो उसमें से हमने किस तरह से अपनी पॉपुलेशन में से उस पर्टिकुलर ट्रेट को लेके हमने इंडिविजुअल्स को उठाना है ओके तो दैट इज द सिलेक्शन ओके और जो प्रोसीजर हमारा रहेगा अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रेट वो हम बोलते हैं कि सिलेक्शन इंडेक्स हम एक सिलेक्शन इंडेक्स बनाएंगे ओके उसके अकॉर्डिंगली देन विल गिव द रैंकिंग टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ओके ब्राउन कलर में कितना ब्राउननेस है ओके तो ऑन दैट बेसिस हम उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को सेलेक्ट करेंगे जो हाई रैंकर्स रहेंगे उनको हम सिलेक्ट कर लेंगे ठीक है जस्ट वैसा ही है ठीक है इसमें द सिलेक्शन इंडेक्स इज वन ऑफ द मेथड ऑफ सिलेक्शन ओके दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन इंडिविजुअल्स आर सिलेक्टेड फॉर मोर देन वन कैरेक्टर साइमल्टेनियसली ओके अगर हमने एक इंडिविजुअल को एक से ज्यादा कैरेक्टर पे हमने जज करना है ठीक है डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स को हमने एक ही टाइम पे जज करना है तो हमें क्या है हम फॉर एग्जांपल हमारे पास एक काव है ठीक है दैट पर्टिकुलर काव इज गुड इन प्रोडक्शन बट उसकी मिल्क फैट बहुत कम है तो जितना उससे हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना चाहिए उतना हम नहीं ले पा रहे हैं ठीक है और दूसरी काव है उसका मिल्क फैट बहुत ज्यादा है ठीक है बट ओवरऑल प्रोडक्शन कम है ठीक है तो एक है जिसकी प्रोडक्शन भी ठीक है और मिल्क फैट भी ठीक है ठीक है तो हम क्या करेंगे इन दोनों करेक्टर्स के हिसाब से इन तीनों की रैंकिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन इंडेक्स मेथड तो उनमें से जो हाई रैंकर्स होंगे उनको हम सिलेक्ट करेंगे ठीक वेरी सिंपल this method involve a separate determination of values for each of the trait selected for and in addition of these values to give total number to the all the traits okay animal with highest score are selected for breeding in this method the deficiency of one character is made good by the superiority in some other characters जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि उसकी मिल्क प्रोडक्शन कम है बट फैट परसेंटेज ज़्यादा है तो अब उसकी सुपीरियरिटी एक करेक्टर में कम है मतलब वन करेक्टर इज डेफिशिएंट दैट इज ओवरऑल प्रोडक्शन बट फैट परसेंटेज इज हाई तो दैट इज द सुपीरियरिटी तो उन दोनों के बेसिस पे हम अब दोनों को इक्वल वेटेज देंगे और उसके हिसाब से नॉट इक्वल वेटेज देंगे हम दोनों का एक इंडेक्स बनाएंगे सभी एनिमल्स का दोनों ट्रेड्स को लेके तो उसके हिसाब से भी सिलेक्ट था एनिमल्स ओके
In this method, the deficiency of one character is made good by the superiority in the other characters. The total breeding value of each individual for all the traits under the selection is taken under consideration. ठीक है, तो हम सभी जितने ट्रेड्स हैं उनकी ब्रीडिंग वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे. ओके, उसके हिसाब से ही वी सिलेक्ट द इंडिविजुअल. द सिलेक्शन इंडेक्स अप्रोच originated from the work of Smith. स्मिथ ने 1936 के अंदर ये सिलेक्शन इंडेक्स की सबसे पहले बात की थी. बट हेजल इन 1943 इसने इकोनॉमिक करेक्टर्स या उस पर्टिकुलर ट्रेड का इकोनॉमिक वर्थ कितना है, मतलब हमें इकोनॉमिक बेनिफिट कितना मिल रहा है उस पर्टिकुलर ट्रेड से, तो उस चीज को उसने इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया हेजल ने. तो अभी जो प्रोसीजर चल रहा है दैट इज मेनली बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर इसके हेजल के काम पे इससे लिंक्ड है. ठीक है. Such a procedure utilize optimum score for each individual. ठीक है, so that the overall index values are closely correlated to the individual's composite or aggregate breeding value as uh, is possible with the linear combination of the traits. ठीक है, तो क्या किया है, हम सबको एक ऑप्टिमम स्कोर दे रहे हैं इंडिविजुअल वैल्यूज के अकॉर्डिंगली, एंड वील जस्ट मेक अ कंपोजिट और एग्रीगेट, और एक एग्रीगेट ब्रीडिंग वैल्यू हम निकाल रहे हैं और उससे हम एनिमल की सिलेक्शन कर रहे हैं. ठीक है, अब क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें चाहिए फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिलेक्शन इंडेक्स. ओके, सबसे पहला रिलेटिव इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रेड. ठीक है, उस ट्रेड की इकोनॉमिक वैल्यू क्या है. ठीक है, सेकंड इज जेनेटिक एंड फिनोटाइपिक वेरिएंस ऑफ ईच ट्रेड. जो जो ट्रेड को हम कंसीडर कर रहे हैं उस ट्रेड की जेनेटिक और फिनोटाइपिक वेरिएंसेस हमें चाहिए. मींस sigma p and sigma a, we need both of these genetic and phenotypic covariances among the each trait. Okay, genetic covariances and phenotypic covariances हमें ये चाहिए दोनों ट्रेड्स की. ठीक है, जिसका हमने सिलेक्शन इंडेक्स बनाना है. ठीक, टू कंस्ट्रक्ट द सिलेक्शन इंडेक्स जितने नंबर ऑफ हमारे कैरेक्टर्स रहेंगे उनको हम I is the our selection index b1 x1 plus b2 x2 plus b3 x3 and up till bn xn. ठीक है, तो जितने कैरेक्टर्स होंगे उन सबको हम इस तरह से ऐड अप करेंगे. ठीक है, वेयर b is the partial regression coefficient ऑफ द नंबर ऑफ ट्रेड. ठीक है, जितने हमारे पास ट्रेड्स हैं सबका रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या है. ठीक है, एंड x1 x2 xn इनमें हमारा क्या है, दैट दीज आर द फिनोटाइपिक वैल्यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रेड्स. ठीक है, उस ट्रेड की अभी फिनोटाइपिक वैल्यू क्या है. फॉर एग्जांपल अगर मिल्क प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो कितना मिल्क है. ठीक है, अगर उसकी हम बात कर रहे हैं कि फैट वैल्यू है तो फैट परसेंटेज कितना है. ठीक है, तो x1 अगर हम मिल्क और फैट की बात कर रहे हैं तो x1 विल बी द फिनोटाइपिक वैल्यू ऑफ द मिल्क फैट. x2 और कितनी है फैट अब. ठीक है, तो वो उसमें आ जाएगी x2 में. ठीक, द इन्फ्लुएंस ऑफ ईच ट्रेड ऑन फाइनल इंडेक्स इज डिटरमाइंड बाय वेट दैट इज गिवन इन रिलेशन टू अदर ट्रेड्स. ठीक है, हम एक वेइंग कोएफिशिएंट रखते हैं. मेन जो आपको चीज याद रखनी है, द अमाउंट ऑफ वेट टू ईच ट्रेड डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स. ठीक है, उस पर्टिकुलर ट्रेड का वेइंग कितनी रखनी है हमने. ठीक है, वो किस चीज पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है उसके हेरिटेबिलिटी पे, कोरिलेशन पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट उसका इकोनॉमिक वैल्यू क्या है उस पर्टिकुलर ट्रेड की. ठीक है, द इकोनॉमिक वेट और रिलेटिव इकोनॉमिक वैल्यू फॉर ईच ट्रेड depend on the value in terms of price data or net profit. ठीक है, इकोनॉमिक वेट या हमारा रिलेटिव इकोनॉमिक वैल्यू है वो हम निकालते हैं, और वो वैल्यू डिपेंड करती है कि कितना प्राइस डाटा हमारे पास है और नेट प्रॉफिट हमें उस ट्रेड से कितना मिल रहा है या कितना मिल सकता है. ठीक है, दिस वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस. ठीक है, एंड सिचुएशन टू सिचुएशन कि आप कौन सा करेक्टर को चूज कर रहे हो. ठीक, अगर हम कैटल बफलो की बात कर रहे हैं, हमें फैट चाहिए, हमें मिल्क चाहिए. अगर वो कार्कस एनिमल्स हैं तो उनमें हमें
मीट क्वालिटी चाहिए, ठीक है, कार्कस ट्रेड्स की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो उसमें से हमें कौन सा करेक्टर चाहिए, ठीक है, और एनिमल ओवरऑल तुम्हारा सिस्टम किस तरह का है, ठीक है। तो प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम ये जितनी भी इकोनॉमिक विंग्स जो हैं ये वेरी करती रहती हैं, ठीक है। अभी जब हमने एक सिलेक्शन इंडेक्स कंस्ट्रक्ट करना है तो हमें कुछ चीजों की जरूरत है, ठीक है। ये जो वैल्यू है दैट इज द एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला है फॉर द सिलेक्शन इंडेक्स। बट ये B1 B2 BN इन सभी की वैल्यूज निकालने के लिए हमें एक सिलेक्शन इंडेक्स की कंस्ट्रक्शन करनी होगी। उसमें इफ वी आर कंसिडरिंग टू ट्रेड्स, ठीक है, दो ट्रेड्स की बात कर रहे हैं, तो हमें पहले तो फिनोटिपिक वेरिएंसेस चाहिए, ट्रेड 1 एंड ट्रेड 2 की। एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस चाहिए, ट्रेड 1 एंड ट्रेड 2 की। फिनोटिपिक कोवेरिएंसेस चाहिए, ट्रेड 1 2 की। एडिटिव जीनोटिपिक वेरिएंस चाहिए, ठीक है, तो ट्रेड 1 एंड 2। इकोनॉमिक वैल्यूज चाहिए, ट्रेड 1 एंड ट्रेड 2 की, ठीक है। Here it is covariance. ओके, तो जो हमारे पास इक्वेशन आएगी, दीज आर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। ये दो इक्वेशंस हैं हमारी मेजर इंपॉर्टेंट इक्वेशंस, ठीक है। इसके अंदर VP(x1) मल्टीप्लाई बाय B1, कोवेरियंस ऑफ फिनोटिपिक कैरेक्टर x1 x2 मल्टीप्लाई बाय B2, VA(x1) मल्टीप्लाई बाय A1, covariance of additive genetic variance and x1 x2 की और multiply by A2, ठीक है। तो इन सभी को अगर हम देखते हैं तो क्या है, x1 is the phenotypic value of trait 1, x2 is the phenotypic value of trait 2, VP x1 it is the phenotypic variance of trait 1, phenotypic variance of the trait 2, okay। VA is the additive genetic variance of trait 1, VAXI जो यहाँ पे है, VAXI VAX2 it is the additive genetic variance of the trait 2, okay। Next is COVP x1 x2, COVP x1 x2 इन दोनों में है, ठीक है। तो that is the phenotypic covariance of trait 1 and 2, 1 and 2, okay। COVA x1 x2, ठीक है, यहाँ पे है इन दोनों में, that is the additive genetic variance of trait 1 and trait 2, okay। A1 is here, A1 is here, A2 is here, these are A2s। तो A1 and A2 these are the economic values of trait 1 and trait 2, ठीक है। B1 is the partial regression coefficient for the trait 1 and B2 is the partial regression coefficient for the trait 2, B1 B1 B2 B2, ठीक है। इसको थोड़ा आगे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो है इसको हम बोलते हैं फिनोटिपिक पैरामीटर। ये जो पर्टिकुलर लेफ्ट हैंड साइड पर रहेगा ये रहेंगे फिनोटिपिक पैरामीटर्स, और ये जो आपके रहेंगे दीज आर द एडिटिव जेनेटिक पैरामीटर्स, ठीक है। तो आपको सिंपली याद रखना है कि इस साइड पे I'll add this here, ओके। तो जो तुम्हारी राइट हैंड साइड है उसमें रहेंगे एडिटिव जेनेटिक पैरामीटर्स, and on the left hand side we have the phenotypic पैरामीटर्स। याद करवाने का तो मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि ये इक्वेशन किस तरह से याद करनी है, ठीक है। फर्स्ट इज, अगर पहली इक्वेशन की बात करनी है, ठीक है, पहला है फर्स्ट करेक्टर, ठीक है। पहले से हमेशा याद रख लेना कि फर्स्ट करेक्टर है, ठीक है। फर्स्ट करेक्टर में वी हैव फिनोटिपिक, ये फिनोटिपिक वैल्यू है, तो फिनोटिपिक
वेरिएंस ऑफ ट्रेट 1 फिनोटाइपिक वेरिएंस, ठीक है। COVP, ठीक है, COVP इज द फिनोटाइपिक कोवेरिएंस ऑफ ट्रेट 1 एंड 2, ठीक है, COVP, ठीक है। ओके, अगर नीचे वाले की बात कर रहे हैं इक्वेशन टू में वी हैव VPX2 is the phenotypic variance of the trait 2, ठीक है, trait 2 और covariance phenotypic covariance of trait 1 and trait 2, ठीक है। ये दोनों सिमिलर है। पहले वाली में फर्स्ट विल बी द B1, सेकंड विल बी द B2, सेकंड वाली में पहला रहेगा B2 फिर B1, ठीक। अगर हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं, इसमें भी है एडिटिव जेनेटिक पैरामीटर्स, तो इसमें भी है VAX1 is the additive genetic variance. Now it is the additive genetic, इस वाला साइड था phenotypic, यहाँ है additive genetic, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया additive genetic की वेरिएंस, ठीक है, additive genetic variance फॉर द trait 1, क्योंकि ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। नीचे है additive genetic covariance, okay, covariance of trait 1 and trait 2, ठीक है। additive genetic covariance of trait 1 and trait 2, additive genetic covariance of trait 1 and trait 2, additive genetic variance of trait 2, ठीक है। सिमिलरली जैसे यहाँ पे B1 B2 B1 है, वहां इस साइड पे भी है A1 A2 A2 A1, ओके। तो बहुत ही सिंपल है इसको याद करना, ठीक है। यहाँ पे लिखना है थोड़ा तुम्हें मुश्किल, अभी देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बट व्हेन यू विल जस्ट राइट ऑन योर नोटबुक तो तुम्हें थोड़ा पता चल जाएगा क्या क्या है इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारे सारे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। इससे वी कैन जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ B1 एंड B2, और वो किस तरह से करते हैं वो अभी मैं आप लोगों को बताऊं, ठीक है। ओके, सो दीज ऑल आर द कंपोनेंट्स जो हम इसके अंदर रखते हैं, x1 x2 VPX1 VPX2 VAX1 VAX2, covariance of VPX1 x2, covariance of VAX1 x2, A1 A2 B1 B2, ओके। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं जो हम इन दो इक्वेशंस में यूज करते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं अब, प्रोसीजर टू कंस्ट्रक्ट द सिलेक्शन इंडेक्स फॉर द टू ट्रेट्स, ठीक है। अब प्रोसीजर किस तरह से है, अभी जस्ट एक बारी इसको सुन लो किस तरह से करना है, ओके। देन विल जस्ट डू एन एग्जांपल, तो उसमें तुम्हें पूरे स्टेप्स क्लियर आउट हो जाएंगे किस तरह से करते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज सेट अप नॉर्मल साइमल्टेनियस इक्वेशन, दिस इज अवर नॉर्मल इक्वेशन, ठीक है। यही वैसी की वैसी यहाँ है, ठीक है। VPX1 B1 CO VPX1 X2 B2 VAX1 A1 CO VAX2 X1 X2 A2, ठीक है। तो सिमिलर इक्वेशन और इक्वेशन 2 हमारे पास आ गई है, ठीक है। स्टेप 2 इज सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एक्सेप्ट V1 एंड B2 इन द इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। अभी क्या करना है तुम्हें, तुम्हारे पास ये सारी वैल्यूज दी होती हैं, तुम्हें सारी वैल्यूज फिल कर देनी है, इसमें से हमने B1 एंड B2 जस्ट कैलकुलेट करना है, तो बाकी सारी वैल्यूज इसके अंदर भर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई द जेनेटिक पैरामीटर in the equation 1 and 2 and with respect to the values to get equation 3 and 4, multiply this and that, ठीक है। उससे हमें B1 एंड B2 की एट द एंड फाइनली हमें वैल्यू मिल जाएगी, उस B1 B2 को हम इसके अंदर फिल करेंगे और हमारे पास इस तरह का एक सिलेक्शन इंडेक्स रेडी हो जाएगा, ठीक है। अभी हम इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं, ठीक है। I'll just copy it here, ठीक है, ठीक है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हमारे पास आ गई है। अभी हमारे पास क्या क्या दी हुई है, ठीक है। एस्टिमेट द वेरियस पैरामीटर्स ऑफ टू
traits, fat percentage and average daily milk yield are given below. Construct the selection index. ठीक है, किस तरह से हमने सिलेक्शन इंडेक्स बनाना है, ठीक है, वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। विल से कि दिस इज अवर 1, ठीक है, ट्रेड 1 एंड दिस विल बी अवर ट्रेड 2, ठीक है। तो इन ट्रेड्स को हम फिल करते हैं, इनकी वैल्यूज का वो हम इसके अंदर फिल करते हैं, ठीक है। पहले इक्वेशन 1 की बात करता हूँ। VPX1 is phenotypic variance of X1, ठीक है, फर्स्ट ट्रेड की X1, तो वो है हमारा 7, साथ में वी हैव B1, ठीक है, प्लस कोवेरियंस ऑफ, ठीक है, फिनोटिपिक कोवेरियंस अब ये फिनोटिपिक कोवेरियंस दैट इज 40 B2 दैट इज इक्वल टू, ठीक है, VA X1, ठीक है, VX1 क्या है, एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट ट्रेड दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय A1 की वैल्यू क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द फर्स्ट ट्रेड दैट इज 1.6, ओके, प्लस additive genetic variance of 1 and 2, additive genetic variance is 10 multiply by A2 is economic value of the second trade that is 1, ठीक है। यहाँ पे 11 हो गया, ठीक है, दैट इज 1। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 10 प्लस 16 दून 3.2 that will equal to the 13.2, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू आ गई B1 B2, ठीक है। इससे हम B1 निकाल लेते, कैसे होगा, 7B1 is equal to 13.2 माइनस, ठीक है। अब ये 40 B2 जो है हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, 40 B2, ठीक है, और हमारा B1 क्या होगा, B1 B1 is equal to 13.2 minus 40 B2 divided by 7, ओके। इससे हमने सिर्फ इक्वेशन 1 यूज की है और इससे हमारे पास B1 की वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ B2।
अभी हम इक्वेशन 2 यूज करते हैं। इक्वेशन 2 में भी है phenotypic variance of x2, phenotypic variance of x2, that is 73 b2 plus 40 b1 is equal to 2 into 1 plus 10 into 1.6। ठीक है, 2 is the VA value, 1 is the economic value, okay, 10 and 1.6 is 1.6। ठीक है, तो इसको हम आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18। ठीक है, अब इसके अंदर तुम्हारी जो इक्वेशन है दैट इज 73 b2 प्लस 40। ठीक है, अब इसके अंदर हम b1 की वैल्यू फिल कर देंगे, दैट इज 13.2 minus 40 b2 by 7। ठीक है, ये हमारा b1 की वैल्यू इसके अंदर हमने फिल कर दी है, दैट इज इक्वल टू 18। ठीक है, इसको अगर हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं दैट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ b2। ठीक है, जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे दैट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ b2 b2 हमें मिलेगा, b2 विल बी इक्वल टू, जब हम सॉल्व करेंगे दैट इज 0.37। ठीक है, तो b2 की वैल्यू हमारे पास आ गई है। इस b2 की वैल्यू को वी विल फिल इन दिस b1। ठीक है, तो उससे हमारे पास b1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो उससे वी विल जस्ट मेक एन इंडेक्स i इज इक्वल टू b1 x1 प्लस b2 x2। ठीक है, और इसके अंदर वी विल जस्ट फिल द वैल्यूज ऑफ b1 एंड b2, तो वो हमारा हो जाएगा सिलेक्शन इंडेक्स जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, दिस इज ऑल विद दिस होल इक्वेशन। ठीक है, तो इसको अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले क्या है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। ठीक है, हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से हमने b1 की वैल्यू निकाल दी, और ठीक है, कोवेरियंस के साथ मल्टीप्लाई करो, b1 की वैल्यू निकाल लो, b1 फिर उसके अंदर पुट कर दो,
इन दिस वे वी विल गेट द वैल्यू b1 एंड b2। ठीक है, वैसे ही हमने यहाँ पे पहले b2 की वैल्यू निकाल ली है और वहां से हमने उसकी वैल्यू को इस फॉर्मूला में पुट करके हमने b1 की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, तो इन दिस वे वी विल जस्ट कंस्ट्रक्ट अवर सिलेक्शन इंडेक्स। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिलेक्शन इंडेक्स। ठीक है, दिस इज ऑल विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो आई थिंक आप लोगों को सभी आइडिया लग गया होगा। ठीक है, कि किस तरह से हम सिलेक्शन इंडेक्स बनाते हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें फिनोटिपिक वेरिएंस चाहिए दोनों ट्रेड्स की, एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस चाहिए दोनों ट्रेड्स की, फिनोटिपिक कोवेरिएंस चाहिए, एडिटिव जेनेटिक कोवेरिएंस चाहिए, और इकोनॉमिक वैल्यूज ऑफ बोथ द ट्रेड्स। ठीक है, ये जितनी चीज़ें लिखी हैं ये हमारे पास होंगी, तभी हम एक सिलेक्शन इंडेक्स बना सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज सिलेक्शन इंडेक्स बनाना it is very it is a bit difficult। ठीक है, task using this particular method। okay, अब ऐसे ही है, हम सिलेक्शन इंडेक्स बनाएंगे। दिस इज फॉर द एनिमल वन। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल यू हैव 20 एनिमल्स, ठीक है, तो ऐसे ही इन दो ट्रेड्स को लेके, जैसे फैट परसेंटेज और ये इतनी वैल्यू थी एक एनिमल की, एनिमल नंबर वन की। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास एनिमल नंबर टू होगा, थ्री होगा, फोर होगा, फाइव होगा। टोटल वील हैव टोटल 100, 200, 2000 एनिमल्स। तो उन सभी एनिमल्स का हम अलग अलग आई की वैल्यू निकालेंगे, और उस आई की वैल्यू से हम उनकी एनिमल्स की रैंकिंग करेंगे, और उस रैंकिंग के अकॉर्डिंग वी विल सेलेक्ट आवर टॉप एनिमल्स। जैसे हमने लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि वी हैड सिलेक्टेड 40% ऑफ द एनिमल्स। ठीक है, तो जो टॉप 40 रहेंगे उस आई की रैंकिंग के अकॉर्डिंग, तो उसके हिसाब से हम एनिमल्स को सिलेक्ट करेंगे, और उसी हिसाब से हम उनको आगे फर्दर यूज करेंगे फॉर द ब्रीडिंग पर्पस। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर अवर टुडेज लेक्चर। ओके, आई थिंक काफी हम जस्ट गोइंग वेरी स्लो, ताकि तुम्हें ये जो मैथमेटिक कैलकुलेशन है ये अच्छे से पता लग जाए। ठीक है, तो if still you are facing any issue, you can contact me on my email ID। okay, so thank you so much। okay।